दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जाने के लिए एक लिफ्ट लग जाए। क्योंकि अंतरिक्ष में जाने का सपना तो बहुत लोगों का होता है, मेरा भी है। पर अंतरिक्ष में अब तक गए कितने लोग हैं, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? अगर यूएस और नासा की स्पेस डेफिनेशंस को माना जाए तो अंतरिक्ष में अब तक मात्र 583 लोग गए हैं। जी हां, मात्र 583 लोग। आपको पता है कि पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब। 8 अरब लोगों में से मात्र 583 लोग ही अंतरिक्ष तक पहुंच पाए हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में सिर्फ 2 तरह के लोग ही जा सकते हैं। एक तो वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और दूसरे वो जो अरबपति हैं। क्या आप इन दोनों में से कोई हैं? पर ऐसा क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने का एकमात्र जरिया है रॉकेट, और वो बहुत महंगा है। कितना महंगा? इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर हमें अंतरिक्ष में 1 किलो सामान भेजना है तो उसके लिए फिलहाल हमें 19 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी एक औसतन आदमी को अगर हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि आपको अंतरिक्ष की यात्रा करवाने के लिए प्राइवेट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। उस 1 घंटे की फ्लाइट में आपको 4 मिनट मिलते हैं, जिसमें आप वो वेटलेसनेस को फील कर सकते हैं कि आप अंतरिक्ष में हैं। मात्र 4 मिनट। और उस 4 मिनट के लिए आपको पता है कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? वर्जिन गैलेक्टिक की इस फ्लाइट का टिकट है 2 करोड़ रुपए। यानी कि स्पेस में जाना बहुत ही महंगा है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? कोई विकल्प है? रॉकेट का एक विकल्प है स्पेस एलिवेटर। यानी कि अगर स्पेस में पहुंचने के लिए स्पेस एलिवेटर लगा दिया जाए तो यह खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। हालांकि स्पेस एलिवेटर को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा, पर इसके बनने के बाद वो खर्चा जल्दी पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि लोग आसानी से स्पेस में जा सकेंगे। और स्पेस टूरिज्म, स्पेस एलिवेटर इस दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा दोस्तों। और खर्चा कितना कम हो जाएगा ये जाने? खर्चा रह जाएगा मात्र $100 प्रति केजी, यानी कि 7,000 रुपए प्रति किलो। औसतन एक आदमी को भेजने के लिए स्पेस में स्पेस एलिवेटर से हमें मात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, यह बात तो मुझे यकीन है। आप अपनी सिगरेट और शराब बंद कर दें तो 1 साल में ही इतने पैसे बचा लेंगे कि आप स्पेस एलिवेटर में अंतरिक्ष की यात्रा कर सके। पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर फिलहाल तो स्पेस में पहुंचने का हम पे सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है रॉकेट। और यह बहुत भारी भरकम है। अब मैं भारी भरकम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रॉकेट के वजन का 90% तो वो रॉकेट फ्यूल होता है, यानी कि वो ईंधन होता है जो उसको बूस्ट देता है, जिससे वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल सके। और ये कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाता है। 90% वजन वो फ्यूल का है जो कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। स्पेस एक्स की जो एलन मस्क की कंपनी है, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद हमारे पास फिलहाल रॉकेट का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। स्पेस एलिवेटर ही एक विकल्प है जो हमें फिलहाल अंतरिक्ष की सैर सस्ते में करा सकता है। 2025 से एक स्पेस एलिवेटर पे काम भी शुरू हो रहा है, पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें यह स्पेस एलिवेटर कितना ऊंचा बनाना होगा। हमें यह स्पेस एलिवेटर एक जियो स्टेशनरी पॉइंट पर लगाना होगा, पृथ्वी से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर। अब जियो स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? फिजिक्स की बातें हैं, बहुत अंदर में घुसना नहीं चाहूंगा, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझा देता हूं। आपने कभी लंगड़ बनाया है? लंगड़ ये होता है कि आपने एक स्ट्रिंग पे, यानी कि एक धागे पे एक नीचे पत्थर बांध दिया है। आपका ये हाथ होता है अर्थ, ये हाथ आपका पृथ्वी हो गया है, वो लंगड़ हमारा स्पेस एलिवेटर हो गया है। आपकी पृथ्वी घूम रही है जिस तरीके से आपके हाथ ने घूमना शुरू किया। आपका हाथ घूम रहा है, साथ में ही लंगड़ भी घूम रहा है। जब तक ये हाथ घूमता रहेगा, लंगड़ भी घूमता रहेगा इस हाथ के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर। इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेस ग्रेविटी। ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस लंगड़ को नीचे गिरने नहीं दिया करती, ग्रेविटी इसे लगातार पुल करती है, जिससे इस लंगड़ को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। सिमिलर वे में जैसे कि आप वॉक करते हैं, जब आप चलते हैं तो बेसिकली आप नीचे गिर रहे होते हैं, पर क्योंकि आपका दूसरा कदम बीच में आ जाता है तो आप गिरते नहीं हैं, आप चलना शुरू कर देते हैं। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं और आप दूसरा कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप पृथ्वी की तरफ गिर जाएंगे मुंह के बल। पर
क्योंकि आप एक कदम बढ़ाने के बाद दूसरा कदम बढ़ाते हैं तो असल में आप पृथ्वी की तरफ गिर रहे होते हैं, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने की वजह से आप नीचे गिरते नहीं बल्कि आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा होने वाला है। अगर एक जियो स्टेशनरी पॉइंट पे हमने अपने स्पेस एलिवेटर को लगा दिया तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से आगे बढ़ेगा और ग्रेविटी उसे लगातार पुल करती रहेगी, पर वो पृथ्वी की तरफ गिरेगा नहीं बल्कि पृथ्वी के ही मूवमेंट के साथ सिंक होकर मूव करेगा। यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी मूव कर रही है उसका जो सिंकिंग पॉइंट है वो है जियो स्टेशनरी पॉइंट, और वो पृथ्वी के सिंकिंग पॉइंट की वजह होने की वजह से ही वो लगातार मूव करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। यह होता है स्पेस एलिवेटर के लिए बेहतरीन जगह, यानी कि बेहतरीन पॉइंट, जिसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर ग्रेविटी इतना ज्यादा असर नहीं करती उस स्ट्रक्चर पर जो हमने स्पेस में बनाया है, और वो स्ट्रक्चर पृथ्वी से उतना दूर भी नहीं कि वो स्पेस में उड़ जाए। तो हमें यह स्ट्रक्चर पृथ्वी से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर बनाना होगा, जो हमारे अर्थ का एक जियो स्टेशनरी पॉइंट है, एक ऑर्बिट है। वहां तक हम ये स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, पर यह बहुत ऊंचा, बहुत भारी भरकम होने वाला है। अब यहां पर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? क्या हम इसका निर्माण पृथ्वी से शुरू करेंगे, यानी क्या हम इसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, या हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे? अब तक धरती पर जो सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है वो है बुर्ज खलीफा, जो कि बहुत छोटा है। 36,000 किलोमीटर से अगर तुलना की जाए तो वो 1 किलोमीटर लंबा भी नहीं है, वो 873 मीटर के आसपास का है। तो वो कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, पर उसका बेस बहुत भारी भरकम है। इतने ऊंचे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत भारी भरकम बेस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपर्ट्स की माने तो हम पृथ्वी पर ऊंचे से ऊंचा, सबसे ऊंचा 2 किलोमीटर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो भी अगर वो अपने ही वजन से नीचे नहीं गिर गया तो। उसके लिए हमें बहुत ऊंचा बेस, बहुत ही चौड़ा बेस बनाना होगा, जो कि एक गोल ग्रह पर इतना चौड़ा बेस बनाने की हम पे संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो वो इतना चौड़ा बेस हम नहीं बना सकते। और यहां तो हमें 36,000 किलोमीटर ऊपर लंबा स्ट्रक्चर, ऊंचा स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें यह निर्माण ऊपर से नीचे की तरफ करना होगा। फिर से वही दिक्कत हमारे सामने आती है कि हमें इस निर्माण के लिए जो सामान है वो रॉकेट से ऊपर ले जाना होगा। जापान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ओबायाशी ने दावा किया है कि वो सन 2050 तक स्पेस एलिवेटर बना लेगी, पर चाइना भी अब इस रेस में कूद चुका है, और हो सकता है कि चाइना सन 2045 तक ही अंतरिक्ष तक जाने वाली लिफ्ट बना ले। जापान और चाइना के अलावा अब नासा भी अंतरिक्ष तक लिफ्ट बनाने पर विचार कर रहा है। तो जानते हैं कि अंतरिक्ष तक जाने वाली लिफ्ट को कहां बनाया जाएगा। इस लिफ्ट का बेस इक्वेटर पर किसी समुद्र में बनेगा, क्योंकि इक्वेटर से ही हम जियो स्टेशनरी पॉइंट को पृथ्वी के साथ आसानी से मिला सकते हैं। इक्वेटर पर किसी समुद्र में इस लिफ्ट का बेस बनाने से आतंकवादी हमलों का खतरा भी कम हो जाएगा और धरती की बचत भी होगी। हो सकता है कि हम लिफ्ट की केबल को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए उस पर एक एंकर लगा दें। एंकर यानी कि समुद्र में एक वजनदार चीज उस केबल से लटका दी जाए ताकि केबल में खिंचाव बना रहे, और ऐसा ही एक काउंटर वेट हमें उस केबल के दूसरे छोर पर भी बांधना होगा, और केबल का वो दूसरा छोर धरती से 96,000 किलोमीटर ऊपर होगा। यहां आपको बता दें कि हमारी लिफ्ट तो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर पर लगेगी, पर उसके लिए काउंटर वेट हमको 96,000 किलोमीटर पर लगाना होगा। अब बारी आती है केबल की। तो इस केबल को बनाने के लिए हमें नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसकी टेंसा स्ट्रेंथ होती है 5,000 किलोमीटर। अब ये टेंसा स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी मटेरियल पर अगर खिंचाव डाला जाए तो उसके टूटने की जो क्षमता होती है उसे टेंसा स्ट्रेंथ कहते हैं, जो नैनो ट्यूब्स की सबसे ज्यादा है 5,000 किलोमीटर। और अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि केबल तो हमें 96,000 किलोमीटर तक लगानी है और नैनो ट्यूब्स की टेंसा स्ट्रेंथ है मात्र 5,000 किलोमीटर। तो यहां पर दो बातें ध्यान में रखना जरूरी है। पहले तो ये टेंसा स्ट्रेंथ धरती पर है, यानी कि धरती पर नैनो ट्यूब्स की टेंसा स्ट्रेंथ है 5,000 किलोमीटर। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएगी
और दूसरी बात यह है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फिलहाल कोशिश की जा रही है, यानी कि नैनो ट्यूब्स की ताकत को बढ़ाने के लिए फिलहाल जापान में कोशिश चल रही है। अब इस प्रोजेक्ट की तीसरी चीज है क्लाइंबर, यानी कि लिफ्ट। वो ऊपर कैसे जाएगी और धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। तो बता दूं कि इस लिफ्ट को लेजर और मैग्नेटिक एनर्जी से चलाया जाएगा और एक्सपर्ट्स की माने तो इस लिफ्ट को अंतरिक्ष तक पहुंचने में तकरीबन 7 दिन का समय लगेगा। अब बात आती है चौथी चीज की, यानी कि स्पेस स्टेशन की। जहां आप पहुंचेंगे वहां आपके लिए होटल, रेस्टोरेंट और बाकी चीजों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती और रेडिएशन का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, तो उसका इंतजाम भी वहां मौजूद होगा। आखिरी में आता है हमारा काउंटरवेट, जो धरती से 96,000 किलोमीटर दूर लगाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले समय में चांद और मंगल ग्रह पर जाने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर ये लिफ्ट बन गई तो क्या पता हम अगली लिफ्ट चांद तक ही बना लें। पर फिलहाल तो इसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। अगर ये केबल ऊपर से टूट जाता है तो इतना लंबा केबल एक चाबुक की रफ्तार से धरती से लिपट जाएगा और जहां गिरेगा वहां भारी नुकसान होगा। और अगर ये केबल नीचे से टूट जाता है तो पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन उस पर मौजूद लोगों के साथ अंतरिक्ष में उड़ जाएगा। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें इस लिफ्ट को बनाने के लिए बस एक मौका मिलेगा और हमें सब कुछ एकदम सही तरीके से बनाना होगा, वरना जान और माल का भारी नुकसान हो सकता है। ओके, तो ऐसा लगता है कि फिलहाल पृथ्वी पर ये स्ट्रक्चर आसानी से नहीं बनने वाला। हालांकि एक कंपनी लगी पड़ी है इसमें और 2025 से निर्माण इसका शुरू कर देगी नैनो ट्यूब्स की मदद से। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 20-25 साल में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम ऐसे स्पेस एलिवेटर का निर्माण कर सकें और तब तक हम और आप जिंदा हों ताकि हम उसमें सफर कर सकें। पर अगर हम मार्स या मून पे स्पेस एलिवेटर बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत कम है और मार्स पे तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होने वाला है। पर यहां पर फिर से वही दिक्कत आती है कि मार्स तक पहुंचने के लिए तो हमें रॉकेट चाहिए होंगे और रॉकेट से बचने के लिए ही तो हम स्पेस एलिवेटर बना रहे हैं। पर इसके लिए हम एक और वीडियो बना सकते हैं कि मार्स पे हम स्पेस एलिवेटर कैसे बना सकते हैं। इस स्पेस एलिवेटर को हम कैसे इतना ऊंचा, इतना बेहतरीन बना सकते हैं कि वो मार्स तक पहुंचने के लिए जो रॉकेट है उसका लैंडिंग पॉइंट बन सके, उसका फ्यूलिंग पॉइंट बन सके। अगर आप देखना चाहते हैं एक और वीडियो इसी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस मेहनत का फल मुझे मिलेगा और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे। एक घंटी है, घंटी ऐसी आवाज आती है, उसको भी बजा दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लव द यूनिवर्स।